Our today's video topic is evolution of psychology. इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व करा, एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर किस किस तरह के थ्रू आउट इट्स इवोल्यूशन किस किस तरह के की इवेंट्स आए, किस किस तरह की आइडियोलॉजी डेवलप हुई, उसको इन ब्रीफ स्टडी करेंगे. नाउ जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर वो है साइकोलॉजी का बैकग्राउंड विच लाइज इन फिलॉसफी एंड फिजियोलॉजी. साइकोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इस्टेब्लिश हुआ था इन लेट 1800s, टू बी प्रिसाइज इन 1879. इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. विल्हेम वुंट ने 1879 में एक साइकोलॉजी की लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी थी जो कि मार्क करता है साइकोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट एज अ सेपरेट डिसिप्लिन. नाउ ये तो फॉर्मल डिसिप्लिन की तरह साइकोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट दिखाता है, बट साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है इन फिलॉसफी, इन एंशिएंट फिलॉसफी, जो कि कंसर्न था विद द क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. किस तरह के क्वेश्चंस कि जो कंट्रीब्यूशन है नेचर और नर्चर का हमारे बिहेवियर को शेप करने में, इन शेपिंग आवर बिहेवियर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स साइकोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम फिलॉसफी. साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग कैसे, इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा. तो साइकोलॉजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, बट फिलॉसफी ह्यूमन बिहेवियर को ही नहीं, मेनली उस तरह के क्वेश्चन को कंसर्न है जिस तरीके की क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड साइंटिफिकली, लाइक डज गॉड एग्जिस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस. साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ये साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है, बट ऑन द अदर हैंड फिलॉसफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करता है ना. ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं है, ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है. तो ये था डिफरेंस साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बीच. ना हम लोग देखेंगे कि फिजियोलॉजी किस तरीके से रोल प्ले करता है साइकोलॉजी के अंदर, क्या कंट्रीब्यूट करा है फिजियोलॉजी साइकोलॉजी में. इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, विल्हेम वुंट के एग्जांपल से. विल्हेम वुंट ने फिजियोलॉजिकल मेथड का यूज़ करके बेसिक एलिमेंट्स को स्टडी किया था कॉन्शियसनेस के. हाँ, जैसे कि फिजियोलॉजिकल मेथड का यूज़ का मतलब क्या, तो रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करके इन्होंने कॉन्शियसनेस के बेसिक एलिमेंट्स को स्टडी करा था. नाउ वी हैव सीन कि साइकोलॉजी का बैकग्राउंड क्या था इन ब्रीफ, बट हमने देखा. नाउ पॉइंट नंबर 2 इज़ अबाउट कि साइकोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन कैसे इस्टेब्लिश हुआ. तो साइकोलॉजी का जो फॉर्मल बिगिनिंग था, मॉडर्न साइकोलॉजी का जो फॉर्मल बिगिनिंग था, वो 1879 में हुआ, जब लिप्जिग में, जर्मनी में लिप्जिग में जो विल्हेम वुंट थे उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करा, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा. नाउ फॉर्मल बिगनिंग जब हो गया मॉडर्न साइकोलॉजी का, उसके बाद डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के हैं साइकोलॉजी के, जो कि पॉपुलराइज हुए हैं, जो कि बहुत ही की इवेंट्स मार्क करे जाते हैं इन द बिगनिंग ऑफ साइकोलॉजी. नाउ अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल्स या स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग या किसी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव, एक फील्ड ऑफ स्टडी में जो एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होता है या पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, उन्हीं को हम लोग स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं. पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग और a specific perspective within a field. ठीक है. अगर हम देखें टाइमलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तो सबसे पहला जो स्कूल निकल के आया, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो निकल के आया साइकोलॉजी के अंदर, दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म को एटोमिस्टिक व्यू भी कहते हैं, जो हम देखेंगे क्यों कहते हैं. ये 1896 में आया है ना, जिसके फाउंडर विल्हेम वुंट को माना जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. एंड विल्हेम वुंट के आइडियाज़ पे एडवर्ड टिचनर ने और उस आइडिया को आगे बढ़ाया. एंड एडवर्ड टिचनर वाज वन ऑफ द वुंट्स मोस्ट फेमस स्टूडेंट. टिचनर जब 1927 में मरे तो उनके साथ जो स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज़ थे वो भी ख़त्म हो गए. ख़त्म होने का मतलब कि जो पॉपुलैरिटी थी उनकी वो चली गई. उनकी आइडियाज़ पे बिल्ट अपॉन तो अभी भी होता है, उसको यूज़ करा जाता है, बट हाँ, वो आइडियाज़ का जो पॉपुलैरिटी था वो चला गया. ना ये आइडिया था क्या, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू था क्या. सो अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू, ह्यूमन कॉन्शियसनेस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एंड ये जो मेथड का यूज़ करते थे वो था इंट्रोस्पेक्शन.
ह्यूमन कॉन्शियसनेस। सो यहाँ पे कॉन्शियसनेस जो वर्ड हुआ है इसका मतलब क्या है, तो कॉन्शियसनेस इज़ बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज़ हमारा खुद का अवेयरनेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स। तो इनके अकॉर्डिंग ना इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ करके ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करा जा सकता था, ठीक है ना। इंट्रोस्पेक्शन क्या था? इंट्रोस्पेक्शन जैसा कि एनसीईआरटी में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा गया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं या पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को इन डिटेल बता रहे होते हैं, है ना, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इन डिटेल बता रहे होते हैं। नाउ इंट्रोस्पेक्शन जो है उसका कुछ लिमिटेशन भी है, क्योंकि लोग अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, इसके कारण इसको लेस साइंटिफिक माना जाता है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स को कभी भी हम लोग आउटसाइड ऑब्जर्वर उसको कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते, तो साइंटिफिकली ये सही नहीं होगा। दैट इज़, इसीलिए मैंने इधर मेंशन करा है लेस साइंटिफिक। नाउ द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट था, दैट वाज फंक्शनलिज्म, जिसके फाउंडर थे विलियम जेम्स। और फंक्शनलिज्म कब आया था? वो भी अराउंड 1896 से आया था, या आप लेट 1800s भी बोल सकते हो। नाउ ये जो फंक्शनलिज्म था वो जो कि विलियम जेम्स ने फाउंड किया था, जिसके फाउंडर विलियम जेम्स थे, इसको मार्क किया जाता है विलियम जेम्स ने जब अपना टेक्स्ट बुक लिखा द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, तब जाकर फंक्शनलिज्म का एक फॉर्मल बिगनिंग हुआ, है ना, इन 1896। तो इन्होंने अपना टेक्स्ट बुक लिखा था इन 1896, जो कि मार्क करता है फंक्शनलिज्म के बिगिनिंग को, ठीक है। विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी बोलते हैं। साथ साथ अगर फंक्शनलिज्म का आइडिया देखें तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच था क्या, फंक्शनलिस्ट आइडियोलॉजी था क्या, वे ऑफ थिंकिंग क्या था उनका, तो इनका मानना था कि बिहेवियर का जो फंक्शन है ना उसको स्टडी करना होता है, उसको स्टडी करना चाहिए। सो हाउ बिहेवियर एक्चुअली वर्क्स टू हेल्प पीपल लिव इन देयर एनवायरनमेंट। फंक्शनलिस्ट बिलीव करते थे कि जो कॉन्शियसनेस है इट एग्जिस्ट एज अ मोर कॉन्टिन्यूस एंड चेंजिंग प्रोसेस। हमने 4 स्कूल ऑफ थॉट्स देख लिया, 4 वे ऑफ थिंकिंग देख लिया, बट नाउ 5th वे ऑफ थिंकिंग और स्कूल ऑफ थॉट इज़ गेस्टर्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टर्ट साइकोलॉजी 1935 में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था बाय मैक्स वर्थहाइमर। तो फाउंडर इसके हैं मैक्स वर्थहाइमर, जिन्होंने 5 फिनोमेनन के ऊपर स्टडी करा था, जो कि एक गेस्टर्ट साइकोलॉजी का ही पार्ट है। नाउ गेस्टर्ट साइकोलॉजी इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म क्या बात करता था, एटॉमिस्टिक व्यू था इसके अंदर। इसमें क्या था कि चीज़ों को तोड़ कर देखना है एकदम बिल्कुल बेसिक सेंस में, ठीक है, एकदम बेसिक एलिमेंट के सेंस में। बट गेस्टर्ट साइकोलॉजी के अंदर उसका उल्टा था। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है वो परसेप्शन के कंपोनेंट के सम से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दैट इज़ आवर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज़ मोर देन द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द परसेप्शन। तो परसेप्शन का जो कंपोनेंट है ना उससे ज़्यादा है हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, उससे कुछ बढ़कर। इसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस इज़ होलिस्टिक, इट इज़ अ गेस्टाल्ट। सो एक्सपीरियंस जो होता है वो होलिस्टिक होता है, ठीक है। ये एक गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट का मतलब, गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है द वे थिंग्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ होल, है ना। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो हमें कहना चाह रहा है उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं IBM के आइकॉनिक लोगो में, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या आप गूगल भी कर सकते हो। सो IBM का जो आइकॉनिक लोगो है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के एक प्रिंसिपल क्लोजर का एग्जाम्पल है। क्लोजर का मतलब क्या होता है? क्लोजर इज़ द इल्यूजन ऑफ सीइंग एन इनकम्प्लीट स्टिमुलस एज दो इट वर होल, जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा IBM के लोगो में। नाउ कमिंग टू द 6th स्कूल या 6th वे ऑफ थिंकिंग, इट इज़ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो कि 1954 में फाउंड किया गया था बाय अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स थियोरी दिया था, मोटिवेशन का हायरार्की ऑफ नीड्स थियोरी ऑफ मोटिवेशन। सो जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव था उसमें एम्फेसाइज करा गया था कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को। एंड ह्यूमनिस्ट स्कूल के जो लोग थे, जो ह्यूमनिस्ट्स हैं, उन्होंने वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे इन द पावर ऑफ फ्री विल और सेल्फ डिटर्मिनेशन में, ठीक है। नाउ जो 7th स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या 7th वे ऑफ थिंकिंग इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, फाउंडेड बाय अल्रिक नेशर। एंड बिफोर स्टडिंग कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, पहले कॉग्निशन का मतलब समझते हैं। तो कॉग्निशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग। हमने पहले भी इसके बारे में देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। ड्यूरिंग द 1960s या स्पेसिफिकली या मोर प्रिसाइसली इन 1956 अल्रिक नेशर ने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को इस्टेब्लिश करा। एंड इन्होंने इसके अंदर उन्होंने बात करी थी नेचर और नर्चर के बीच का जो रोल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, हमारे इसका जो इन्फ्लुएंस है हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करने में, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर।
कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का जो मेन फोकस है वो है ऑन हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड, हमें वर्ल्ड के बारे में पता कैसे चलता है, हमारे कॉग्निशन को स्टडी करना है। तो कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को मानते हैं, मतलब कि उन कंपेयर करते हैं हमारे ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से, ठीक है। दैट इज़ हाउ वी रिसीव्स, हाउ आवर माइंड रिसीव्स, प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्म, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से कंप्यूटर करता है। तो उस तरह के कंपैरिजन ड्रॉ करके हमारे ह्यूमन माइंड को बेटर समझना है ना। देन ये जो हमने बात करी थी हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड, तो ये जो है ना कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, इट इज़ कॉन्ट्रास्टिंग टू बिहेवियरिज्म, क्योंकि हम इसके अंदर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के अंदर इंटरनल प्रोसेसेस जो कि बिहेवियर में इन्वॉल्व है, इंटरनल प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे होते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड। बट बिहेवियरिज्म पे ऑन द अदर हैंड, इन बिहेवियरिज्म हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, इसीलिए कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम बिहेवियरिज्म। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों ही पार्ट है कॉग्निटिव अप्रोच का, क्योंकि ये फोकस करता है ये समझने पे कि नॉलेज किस तरीके से माइंड में कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। अब नॉलेज कंस्ट्रक्शन की जहाँ बात आ जाती है, उसी से पता चलता है कि ये कॉग्निशन के अंदर की बात हो रही है, क्योंकि कॉग्निशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ नोइंग, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। Learners build their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences. So constructivism का जो बेसिक्स का मतलब है वो यही है कि जो लर्नर्स हैं, जो लोग हैं, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो लर्निंग है वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ना कि वो एक नॉर्मल सा ट्रांसफ़र है बस टीचर टू स्टूडेंट। एक्चुअली में हम लोग नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, हमारा जो प्रायर अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके बेस पे हम लोग न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रहा है तो वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है, हम लोग खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो जो नॉलेज है ना, उसका एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो द सेकेंड पॉइंट इज़, यही सेम बात बोलता जो मैं अभी बोला आपको, उसको अच्छे से लिखा रखा है यहाँ पे। द फोकस इज मोर ऑन द इंडिविजुअल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज विद एन एम्फेसिस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रायर नॉलेज। ओके, सो कंस्ट्रक्टिविज्म में एक मेजर कंट्रीब्यूशन पियागेट का था। इनका जो इन्होंने कहा था क्या कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड। ओके, नाउ कमिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक्सटेंड्स द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म बाय एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ social interaction and cultural context in the construction of knowledge. Social constructivism is basically constructivism plus the emphasis on cultural context and social interactions. So अगर हम constructivism में influence जोड़ दे social interaction का, साथ ही साथ cultural context का, तो वो social constructivism view बनाता है। इसके अंदर क्या होता है कि it places greater emphasis on the social and cultural context of learning, suggesting knowledge is constructed through social interactions and is influenced by cultural tools and practices. So basically ये ज़्यादा emphasis डालता है social context पे, social interaction पे, learning के ऊपर, उसके influence को बता रहा होता है, दिखा रहा होता है, ठीक है। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है विगोत्स्की का। इनका कहना है कि माइंड इज़ अ जॉइंट कल्चरल कॉन्स्ट्रक्शन एंड इमर्जेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ओके, सो एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं अच्छे से। Both approaches highlight the importance of active engagement in learning and recognize that knowledge is constructed rather than simply transmitted from teacher to student. So, इस वीडियो में हमने बात करा अबाउट इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कि थ्रू आउट हिस्ट्री साइकोलॉजी में डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग क्या क्या रही है, वो कैसे एंशिएंट थिंकिंग से इवॉल्व करके अभी मॉडर्न साइकोलॉजी बना है। जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की, तो उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आता है, दैट इज़ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टल्ट साइकोलॉजी एंड ऑल, जिसके बारे में हमने बात करा इस वीडियो के अंदर। सो देयर इज़ नथिंग टू बी कन्फ्यूज अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स। तो है क्या इसमें कि ये एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर, जो कि थ्रू आउट हिस्ट्री इवॉल्व होकर आज की जो वे ऑफ थिंकिंग है, दैट इज़ इंटीग्रेटिव अप्रोच, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तक पहुँची है। इंटीग्रेटिव अप्रोच का मतलब क्या है? तो जो भी स्कूल ऑफ थॉट, जो भी वे ऑफ थिंकिंग के बारे में हमने पढ़ा अभी तक इस वीडियो के अंदर, वो सब का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, जो यूजेबल एस्पेक्ट था, उसको कंबाइन करके जो अप्रोच बनता है, दैट इज़ इंटीग्रेटिव अप्रोच। अब इंटीग्रेटिव अप्रोच का इस्तेमाल हम लोग जो इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसको स्टडी करने के लिए कोई एक अप्रोच काफ़ी नहीं।
ठीक है। नाउ जो भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे वो अपने समय में डोमिनेंट थे, बट अब वो अपना डोमिनेंस खो रहे हैं। बट जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जो है वो अभी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि एआई और जो न्यूरो साइंस है उसके साथ वो सबसे अच्छे से अलाइन करता है। Now with this I would like to say thank you to all of you to watching my video, and अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियोस आगे लाते रहूँगा। सो बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।